हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी में फ्रेंड्स आज हम 16 दिसंबर 2017 की तीसरी शिफ्ट का पेपर देखने वाले हैं। बहुत सारे सेट में करवा चुकी हूँ, लगभग 8-9 प्रैक्टिस सेट में इसके करवा चुकी हूँ। और यकीन मानिए, अगर आप ये सेट पूरा कर लेते हैं तो आप बहुत हद तक बहुत सारे प्रश्नों की आपकी कमांड हो जाएगी। कल शाम को मैं इसके मैथ्स का भी वीडियो लेके आऊँगी। इसी पेपर में 16 दिसंबर के तृतीय शिफ्ट में जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे वो हम उसमें पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे हिंदी का, कंप्यूटर का और जीके के प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में फ़ॉन्ट आकार जो उपलब्ध होता है वो सबसे बड़ा और सबसे छोटा फ़ॉन्ट आकार कितना होता है? तो सबसे बड़ा फ़ॉन्ट आकार होता है 72 और सबसे छोटा फ़ॉन्ट आकार होता है 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 और 8। याद रखिएगा, MS वर्ड 2007 में जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है वो कितना होता है? 72 और 8 होता है। अधिकतम 72 कर सकते हैं और न्यूनतम 8 कर सकते हैं। अगला है, आकृति चित्र के अवांछित भागों को हटाने की प्रक्रिया। तो खुद आप जब मोबाइल में काम करते हो, कंप्यूटर में काम करते हो, तो आप कोई फ़ोटो क्लिक करते हो, आपको ये वाला साइड वाला इतना भाग आपको लग रहा है कि ये काम का नहीं है, आपको हटाना है, तो आप क्या कर देते हो? आप क्रॉप कर देते हो। तो वही इसका आंसर हो जाएगा क्रॉपिंग। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं? देखो, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं? इस प्रकार का जो होता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कहलाता है। और ये क्या होता है? ये पेज ओरिएंटेशन होता है, पेज का एक प्रकार होता है। इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, एक लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट। तो ये किसके प्रकार होते हैं? ये पेज ओरिएंटेशन होते हैं। ये उस डायरेक्शन को रेफर करता है जिसमें कोई डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होता है। ये दो तरह का होता है, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल होता है और लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल होता है। ये दोनों भी याद रखिएगा। पोर्ट्रेट कैसा होता है? पोर्ट्रेट वर्टिकल होता है। और लैंडस्केप कैसा होता है? लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल होता है। डैश विशेष रूप से डिजाइन किए गए वे कंप्यूटर हैं जो जटिल गणनाओं को अत्यंत तेजी से करते हैं। इनमें से कौन ऐसा कंप्यूटर है जो जटिल से जटिल गणनाओं को तेजी से कर लेता है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जटिल से जटिल गणनाओं को तेजी से कर लेते हैं। मौसम का अनुमान को भी इसके द्वारा प्रयोग में मौसम का अनुमान भी इसके द्वारा लगाया जा सकता है। इनमें से कौन ऐसा है जो MS एक्सेल 2007 के चार्ट में नहीं है? चार्ट में डोनट भी रहता है, सरफेस भी रहता है, राडार भी रहता है। ये बुक मार्क जो है, ये बुक मार्क लिखा है, तो ये बुक मार्क MS एक्सेल 2007 के चार्ट में नहीं रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बुक मार्क हो जाएगा। बुक मार्क हमारे द्वारा बनाए गए वेब पेज का एक शॉर्टकट होता है। इसकी सहायता से हम किसी भी पेज को बुक मार्क करके उस वेब पेज पर पहुंच सकते हैं। बुक मार्क अपने पास URL, टाइटल तथा फेविकॉन को रखता है। जंक ईमेल को किस नाम से जाना जाता है? जंक ईमेल को स्पैम के नाम से जाना जाता है। जंक ईमेल क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है। स्पैम को हम अनसॉलिसिटेड वर्क मेल भी कहते हैं। स्पैमर्स अपनी इच्छा के अनुसार ईमेल के जरिए एक ही समय में कई लोगों को ईमेल भेज सकते हैं। इसमेल मेल स्वतः ही मेल बॉक्स में आ जाता है। अगला है, एक कंप्यूटर की कौन सी यूनिट कंप्यूटर के पार्ट्स के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होती है? देखो, प्रबंधन के पार्ट्स के लिए उत्तरदायी होती है तो ये होती है कंट्रोल यूनिट। प्रबंधन का जो पार्ट्स का प्रबंधन करती है या कंट्रोल करती है तो वो क्या कहलाती है? कंट्रोल यूनिट कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सेल्स की रेंज के लिए वह सेल रेफरेंस जिसका आरंभ V1 में होता है और कॉलम G और रो से 10 तक जाता है। मतलब B1 से आरंभ होकर कहाँ तक जाता है? G10 तक जाता है। तो जब अपन को इस प्रकार से दोनों दो रो कॉलम को बताना रहता है तो बीच में हम इस प्रकार का साइन बना देते हैं दोनों के बीच में। देखो कौन से यहाँ पे कहाँ बना है? ये बना है। इसका मतलब होता है आप ये फॉर्मूला बना, जब भी किसी को रेंज में आपको डिवाइड करना है, रेंज बताना है, तो रेंज के लिए दोनों डिवाइड करेंगे हमेशा ये वाले बिंदु से आप इसको अलग कर देते हैं। जैसे B1 और G10, तो ये वाले बिंदु से आप उन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो MS एक्सेल में फॉर्मूले में सेल का संदर्भ एकांक के रूप में होता है। जैसे कि A1 और B1 सतत कई सेलों का संदर्भ किसी फॉर्मूले में प्रयोग करने हेतु प्रत्येक सेल का नाम अलग अलग लिखने की बजाय सेल की रेंज दी जाती है। उदाहरण के लिए कॉलम A की रो संख्या A से 10 तक की सेलों को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? A1, फिर ये डॉट और फिर A10 द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार रो संख्या 1 से कॉलम A से लेकर G तक की सेलों को कैसे बताया जाता है? A1 और डैश G1। इस प्रकार वह सेल जिसका आरंभ B1 से होता है और G10 तक जाता है वो कैसे कहलाएगी? तो B1 और ये B1 आ जाएगा और ये कॉमा आ जाएगा और फिर ये G10 आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में लाइन स्पेसिंग कहाँ पर होती है? लाइन स्पेसिंग होती है होम टैब में। Ctrl+H से भी इसको ला सकते हैं लाइन स्पेसिंग को। तो MS वर्ड 2007 में कहाँ पर होती है लाइन स्पेसिंग? होम टैब में होती है। MS वर्ड में टेंट एडिट करने के लिए टूल्स को कई जगह पर सेट किया जाता है। इन स्थानों को टैब्स कहते हैं। इसे मेन्यू के नाम से भी जाना जाता है। Alt+H कुंजी का प्रयोग इस मेन्यू को सक्रिय कर। अगर आपको होम टैब को सक्रिय करना है तो आपको कौन सा दबाना पड़ेगा? तो अगर आपको होम टैब को सक्रिय करना है तो आपको होम टैब को सक्रिय करना है तो आपको Alt+H दबाना पड़ेगा। इसमें लाइन स्पेसिंग हो जाती है। अगला क्वेश्चन है किस कुंजी का उपयोग विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है? देखो, होम की का तो कहा नहीं जाएगा। होम की से तो हम होम पे पहुंच जाएंगे। स्पेस बार से स्पेस दिल जाएगा। अप एरो से ऊपर पहुंच जाएंगे और बड़ा हो जाएगा। और जो डाउन एरो है, डाउन एरो मतलब किसी चीज़ को छोटा करना। ये अप होता है और ये नीचे मतलब डाउन हो रहा है। तो जब डाउन कर रहे हैं मतलब आप उसको मिनिमाइज कर रहे हैं। तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा, विंडोज़ लोगो की प्लस डाउन एरो की। अगला है सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो डिलीट कुंजी का ही उपयोग किया जाता है। किसी शैक्षिक संस्थान के डोमेन नाम को किस नाम से दिया जाता है? .edu के नाम से किसी शैक्षिक संस्थान के डोमेन नाम दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट सरकार का होगा तो गवर्नमेंट के नाम से करेंगे। कोई बिजनेस का होगा तो .com के नाम से करेंगे। मिलिट्री का है तो MIL हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये प्रबंधन की प्रश्नोत्तरी है। आप देख सकते हैं ये इसमें 1463 प्लस MCQ हैं। और आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये PDF ले सकते हैं। 90 रुपीज़ की इसकी E-बुक है। और आप मेरे को आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप करेंगे और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको ये PDF आपको तुरंत आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो अगर आप ये PDF लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में अगर आपने हमारा अभी तक व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। इसके अलावा ये करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी है। इसमें 1400 प्लस MCQ इसमें भी है। इसकी PDF 99 रुपीज़ की है। अगर आप ये भी लेना, जिसमें पूरा जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर वस्तुनिष्ठ रूप में कवर है, हर क्षेत्र को कवर किया है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये भी आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। ये मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स की वार्षिकी है। इसकी 49 रुपये की PDF है। इसमें पूरा साल का करंट अफेयर्स लगभग 2000 वन लाइनर इसके साथ आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है SMS का विस्तृत रूप क्या होता है? SMS का विस्तृत रूप होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। अगला है डम्ब टर्मिनल में क्या होता है? तो एक डम्ब टर्मिनल होता है, उसमें होता है कीबोर्ड और स्क्रीन होता है। यहाँ पे अगर कीबोर्ड और माउस आएगा वो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो क्या होता है डम्ब टर्मिनल में? कीबोर्ड और एक स्क्रीन होता है। टर्मिनल एक साधन होता है जो क्या करता है? इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। वैसे तो टर्मिनल कई प्रकार के होते हैं परंतु सबसे अधिक जो पाए जाने वाले टर्मिनल होते हैं, दो मुख्य भाग होते हैं। एक होता है VDU और एक होता है दूसरा कीबोर्ड। VDU मतलब स्क्रीन और दूसरा क्या होता है? की। VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला है कंप्यूटर द्वारा डाटा स्टोर करने और गणना करने की किस अंक प्रणाली का उपयोग किया जाता है? बाइनरी अंक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अभी ग्रुप 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ ये देखा गया है कि फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन और जो शॉर्टकट की होती है उनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आपको उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं शॉर्टकट कीज़ पे और आगे भी बनाऊँगी। इसके अलावा फुल फॉर्म से संबंधित वीडियो भी कल परसों में मैं एक लेके आऊँगी जिसमें बहुत सारे फुल फॉर्म आपको ऑब्जेक्टिव रूप में करा दिया जाएगा। तो उनको वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इन टॉपिक पे ज़रूर फोकस कीजिएगा। अगला है कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और अन्य सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। तो डेस्क कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है डैश एक अस्थाई मेमोरी है। रैम एक अस्थाई मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसका फुल फॉर्म होता है, और ये कौन सी मेमोरी होती है? एक अस्थाई मेमोरी होती है। MS एक्सेल 2007 में डैश विकल्प होम टैब को सेल ग्रुप में उपलब्ध नहीं होता। MS एक्सेल में डैश विकल्प में होम टैब के सेल ग्रुप्स में कौन उपलब्ध नहीं होता? इंसर्ट भी होता है, फॉर्मेट भी होता है, डिलीट भी होता है। सॉर्ट जो है वो होम टैब के सेल ग्रुप में उपलब्ध नहीं होता। क्या? सॉर्ट। डैश कंप्यूटर रिसोर्स को हानि नहीं पहुंचाता। कौन नहीं पहुंचाता? देखो, वार्म भी पहुंचाता है, वायरस भी पहुंचाता है, ट्रोजन हॉर्स भी पहुंचाता है। फायरवॉल जो है वो कंप्यूटर रिसोर्स को हानि नहीं पहुंचाता। कौन नहीं पहुंचाता? फायरवॉल।
अगला है एमएस वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को दाएं अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो दाएं के लिए बोल रहे हैं, दाएं के लिए राइट किया जाता है और बाएं के लिए लेफ्ट का किया जाता है। यू का उपयोग अंडरलाइन के लिए किया जाता है और जे का उपयोग जस्टिफाइड करने के लिए किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं हिंदी के क्वेश्चन। कंप्यूटर के हमारे कंप्लीट हुए। हिंदी का पहला है ट वर्ग का उच्चारण कैसे किया जाए। देखो ट का जो वर्ग आता है ट ठ ड ढ, ये तो ट वर्ग होता है, उसका जो उच्चारण होता है मूर्धन्य से होता है। तालव्य जो होता है, तालव्य तालु से उच्चारण किया जाता है। कंठ का उच्चारण कंठ से होता है। का वाला जो वर्ग होता है वो कंठ से उच्चारित होता है। कठोर तालु का जो मध्य का भाग है वो मूर्धा कहलाता है। जब जिह्वा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ट ठ ड ढ ना मूर्धन्य व्यंजन है, तो पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला है ट थ ड ध ना का उच्चारण किससे होता है। जो जैसे कि का वाला वर्ग जो होता है उसका उच्चारण कंठ से होता है, ट वाला का मूर्धन्य से होता है और त वाला वर्ग का उच्चारण होता है दंत से। काय से होता है ताका दंत से होता है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है दंत व्यंजन कहलाते हैं। ट थ द ध ना का उच्चारण दंत से होता है। अगला क्या है स श स और हा, ये कौन से व्यंजन हैं। तो ये हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से श स सा और हा, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गरमराहट या सुरसुराहट होती है वो व्यंजन कौन से कहलाते हैं। वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऊष्म हो जाएगा। यदि दो पंचमाक्षर एक साथ आ जाते हैं तो दो स्वर रहित डैश नहीं बनता है। देखो दो पंचमाक्षर मतलब होता है जैसे कि कोई ये वर्ग, जैसे का वाला वर्ग लिख रहे हैं आप, ये चा वाला वर्ग लिख रहे हैं, तो उसका जो लास्ट वाला जो पंचम अक्षर होता है उसको हम पंचमाक्षर बोलते हैं। यदि दो पंचमाक्षर एक साथ आ जाते हैं, जैसे कि ये आ गया और ये आ गया, तो ये दो पंचमाक्षर एक साथ आ जाते हैं तो स्वर रहित अनुस्वार नहीं बनता। क्या नहीं बनता। स्वर रहित अनुस्वार नहीं बनता। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अनुस्वार एक उच्चारण की मात्रा होती है जो अधिकांश भारतीय लिपियों में प्रयुक्त होती है। पंचमाक्षर अर्थात वर्णमाला में किसी वर्ग का पांचवा व्यंजन जैसे कि ड, ना या ना, ये दो पंचमाक्षर एक साथ आ जाते हैं तो स्वर रहित अनुस्वार नहीं बनता था। अनुस्वार की पहला आंसर सही हो जाएगा। केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता। उचित वाक्य में निपात को बताइए। केवल भीख मांग कर गुजारा नहीं हो सकता में जो केवल है, किसी भी सेंटेंस में जिस एक वर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, बहुत ज़्यादा बल देकर कहा जाता है, वही निपात होता है। तो इसमें क्या आ रहा है केवल। केवल एक निपात है। अगला क्वेश्चन है मेघ का पर्यायवाची क्या होता है। मेघ का पर्यायवाची होता है वारिद। मेघ का पर्यायवाची क्या होता है वारिद। उसके बाद पयोधर, जलद, जलधर, नीरद, पयोध, धन, बारिद, अम्बुद, वलाहक, ये मेघ का पर्यायवाची। अगर होता बारिधि तो बारिधि समुद्र का पर्यायवाची हो और वारिद मेघ का पर्यायवाची है। जिसके पार देखा जा सके उसको क्या बोलते हैं। उसको पारदर्शी बोलते हैं। भानुदे का संधि विच्छेद क्या होगा। भानु प्लस उदय हो जाएगा। भानुदे का संधि विच्छेद। निर्जल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। निहि धन जल, निर्जल का संधि विच्छेद हो जाएगा। भोगी, भोगी मतलब जो भोगता है और जो सब कुछ छोड़ के रहता है त्याग करके, वो क्या कहलाता है योगी। तो भोगी का विलोम क्या हो जाएगा। भोगी का विलोम हो जाएगा योगी। अक प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। देखो गई प्लस अक यक मतलब गायक, तो अक प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है गायक है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। यथाशक्ति यथाशक्ति मतलब यथा क्या है एक अव्यय है। तो जहाँ पे जो पहला वर्ड जो होता है, शब्द जो होता है अव्यय होता है, वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है अव्ययीभाव समास है। अगला है सिर पीटने का अर्थ क्या है। सिर पीटने का अर्थ होता है शोक करना। वरिष्ठ का शुद्ध रूप क्या होगा। वरिष्ठ कैसा लिखाता है। ये वरिष्ठ ऐसा लिखाता है, तो वरिष्ठ का शुद्ध रूप हो जाएगा वरिष्ठ। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत ढोलते हैं, लौटता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी वह में मारुत गरुण गणराज का बल है। देखो बल की बात कर रहे हैं, मतलब वीर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है। वीर की बात हो रही है। तो कौन सा यहाँ पे रस हो जाएगा। वीर रस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा वीर रस। अगला क्वेश्चन है पीपर पात सरिस मंडोला। देखो पीपर पात सरिस, सरिस मतलब होता है यहाँ पे समान। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो जैसा वैसा सरिस इस प्रकार का हो, मतलब वहाँ पे उपमा दी जा रही है, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा उपमा। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा।
अगला है तद्भिद प्रत्यय वाली पंक्ति का चयन। तद्भिद प्रत्यय वो होते हैं ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया में लगकर बनते हैं, वो तद्भिद प्रत्यय बोलते हैं। देखो इसमें क्रिया संज्ञा सर्वनाम कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है चचेरा, सुनार, मालिन, मेरा, तो ये दोनों संज्ञा सर्वनाम के उदाहरण दिख रहे हैं चारों। तो ये वाला पहला जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा, मेरा, चचेरा, सुनार और मालिन। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के परिउपयुक्त होकर सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। विकल्प आ के शब्द में मेरा, चचेरा, सुनार, मालिन, आ, इरा, आर तथा इन प्रत्ययों को जोड़ के बनाए गए हैं। ये सभी प्रत्यय कौन से हैं, तद्धित प्रत्यय हैं। अगला है विकल्प में दी गई पंक्तियों में से यमक अलंकार का उदाहरण बताइए। यमक अलंकार वो होता है जब एक वर्ड दो या दो से ज़्यादा बार आता है और हर बार उसका अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। देखो इनमें एक तो हो रहा तेरी बर्छी ने है खलन के, देखो यहाँ भी बर्छी और यहाँ भी बर्छी। यहाँ पे तो चमचम एक ही अर्थ में आ रहा है, यहाँ भी पाट एक ही अर्थ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे यहाँ बर्छी अलग है और बर्छी ने अलग है। तो मतलब पहला आंसर जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। अगला है अपकार और उपकार परस्पर क्या हैं, तो ये परस्पर विरोधी हैं, अपकार और उपकार। फ्रेंड्स मैं करीब 500 शब्दों का आपका विलोम शब्द का भी एक वीडियो लाऊंगी जिससे आपके पूरे विलोम और पर्यायवाची भी कवर हो जाएंगे। प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है, प्रकाश में प्र उपसर्ग है, तो आंसर आ जाएगा सा। प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है। अब हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस देश ने 2017 में फीफा अंडर वर्ल्ड कप जीता था, इंग्लैंड में। अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वो किसने जीता है, अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हरा के जीता है, फ्रांस को हरा के। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। किस स्थान पर अल्कलॉइड फैक्ट्री स्थित है, नीमच में अल्कलॉइड फैक्ट्री है। कहाँ पर, नीमच में। निम्नलिखित हड्डियों में कौन सा एक मानव मस्तिष्क से संबंधित है, कपाल। कपाल की जो हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है, मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। खोपड़ी के कार्य में मस्तिष्क की सुरक्षा शामिल होती है, कोक्सैक्स जिसे सामान्य रूप से टेल्वोफोन कहा जाता है, जो मनुष्य और बानर में कशेरुक स्तंभ का अंतिम भाग होता है। किस वर्ष भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई, 1982 में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कब स्थापित किया गया था, 1982 में स्थापित किया गया था। विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आवास दिवस माना जाता है अक्टूबर का पहला सोमवार। किस संशोधन द्वारा भारत की संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सबसे पहले कब आई थी, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई थी सबसे पहले जब इस्तेमाल की गई थी 1998 में 3 राज्यों के चुनाव में ये की गई थी। 16 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए इसका उपयोग किया गया था। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, कोच्चि को। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं, तो वो थे पंडित भीमसेन जोशी। उमरिया के बांधवगढ़ किले में किस देव की शेष मूर्ति को रखा है, भगवान विष्णु की शेष मूर्ति को उमरिया के बांधवगढ़ किले में रखा गया है। सीहोर के उस प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताइए जिसके बारे में कहा जाता है इसका निर्माण विक्रमादित्य द्वारा कराया गया था और इसकी मरम्मत मराठा पेशवा बाजीराव द्वारा की गई थी, सिद्ध गणेश मंदिर। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिलेगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरी इंस्टा आईडी ज्वाइन नहीं की है तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा, आकांक्षा 1957 पर 1957 पर आकांक्षा 1957 पर। यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम के बाद यहाँ बहुत अच्छे मोटिवेशनल थॉट आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरी इस आईडी को फॉलो कर लीजिएगा। और आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिएगा 6260190944 पर। यहाँ पे आप मुझे को हाई लिख के अपना नाम भेज दीजिएगा, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी। अगला क्वेश्चन है, झाबुआ जिले की दक्षिण सीमा से कौन सी नदी निकलती है। झाबुआ जिले की दक्षिण सीमा से बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी गुजरात में प्रवेश करती है। भगोरिया उत्सव कहाँ का मनाया जाता है, पश्चिमी निमाड़ भीलों के द्वारा ये मनाया जाता है। भोपाल की पहली महिला शासक कौन थी, बेगम गौहर कुदसिया या कुदसिया बेगम भी बोलते हैं। कुदसिया बेगम भोपाल की पहली महिला शासक थी। कौन सी शासिका थी, पहली महिला शासिका थी बेगम गौहर कुदसिया। इन्हें गौहर बेगम भी कहा जाता है। यह भोपाल की पहली महिला शासक थी। भोपाल के 8वें नवाब गौहर बेगम कुदसिया द्वारा
आवाद लाल पत्थरों से बनी 3 मंजिला बावड़ी स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? किराना घराना मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। किराना घराना जो है हिंदुस्तानी संगीतों के घराने में से ही है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है किराना घराना, और किराना घराने का वास्तविक संस्थापक अब्दुल करीम को माना जाता है। तानसेन की वंश परंपरा है वो सेनिया घराना से है। तानसेन की किससे है? सेनिया घराना से। ग्वालियर घराना तथा मैयर घराना मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध घरानों में से हैं, और सेनिया किसका है? तानसेन के घरानों में से है। डैश को झांसी की रानी कहा जाता है? किसको? रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? रामानुजन के जन्मदिन पर 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला, देखो पहला तो है सिक्किम और दूसरा है मिजोरम। पहला कौन सा है जो सबसे कम आबादी वाला? सिक्किम है, और दूसरा कौन सा है? मिजोरम है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार। तीसरे की बात करें, तीसरा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में घनत्व में प्रथम नंबर। आपसे पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। और आपसे पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनघनत्व वाला कौन सा है, तो वो है बिहार। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।